आप सभी विद्यार्थियों का अभिवादन। अभिलाषा हिंदी एकेडमी में हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इसी क्रम में आज अभी हम देख रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का पेपर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 28/9/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। कुल 111 प्रश्न हो चुके हैं। 112वें प्रश्न से हम देखेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अपने प्रश्न ज़रूर पूछें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है? मनोवैज्ञानिक, बी राजनैतिक, सी ऐतिहासिक या डी आंचलिक? तो इसका उत्तर होगा ए। त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ मनोवैज्ञानिक है। शेष कथन गलत हैं। जैनेन्द्र इलाचंद जोशी अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। त्यागपत्र 1937 ईस्वी में जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं प्रमोद, मृणाल और दयाल। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है। सी समाधान की तलाश में बेचैन रहता है। डी आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। तो इसका उत्तर होगा डी। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। शेष विकल्पों के कथन प्रमोद के चरित्र से मेल खाते हैं। क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में कथन किसका है? दत्ता बाबू का, बिंदा का, दास साहब का या महेश शर्मा का? तो इसका उत्तर होगा बी, क्योंकि वह जिंदा है। जिंदा रहने का मतलब आप समझते हैं ना? ये महाभोज उपन्यास में कथन बिंदा का है। अन्य विकल्पों के कथन गलत हैं। मनु भंडारी कृत महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 इसमें प्रकाशित हुआ। उपन्यास की दृष्टि से महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनैतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं दास साहब, विशेषर, बिंदा, हीरा, सुकुल बाबू, जोरावर आदि। मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है 1978, 1979, 1980 या 1981। इसका उत्तर होगा बी। मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1979 है। महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ। फिर इसे नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। यह एक राजनैतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है दैवी वृत्ति का, पाशवी वृत्ति का, मानवोचित वृत्ति का या स्वनिर्धारित आत्मबंधन वृत्ति का? तो इसका उत्तर होगा बी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? उपनिबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लेखक यहाँ एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। बी है प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व ज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। सी श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर करती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है।
डी, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो इसका उत्तर होगा सी, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार। विकल्प सी का कथन असत्य है, शेष विकल्पों के कथन सत्य हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध आचार्य शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि भाग 1 1939 में संकलित है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह और उनके संपादक इस प्रकार हैं। चिंतामणि भाग 1 1939, इसका संपादन स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने किया था। चिंतामणि भाग 2 1945, इसके संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3 1983, इसके संपादक हैं नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4, इसके संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी। 1902 से 1939 तक ओम प्रकाश सिंह इसके संपादक थे। चिंतामणि भाग 4 1902 से 1939 तक इसके संपादक है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह जी। राम मनुष्य हैं, पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुड़ो रस के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। शील और करुणा का संबंध है। कर्म के प्रति निरासक्ति है, सी है स्व का अन्वेषण और डी है अनासक्ति और तटस्थता। इसका उत्तर होगा ए, राम मनुष्य हैं जहाँ तक है कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुड़ो रस के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प शील और करुणा का संबंध है, शेष विकल्प अनुपयुक्त हैं। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध हैं जिनमें पांडित्य की छाप के साथ साथ व्यंग्य विनोद के पुट कल्पना व मौलिक चिंतन भी विद्यमान है। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं। प्रिया नीलकंठी 1968, रसाखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पड़ मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, मराल 1993, वाड़ी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998 आदि। 119वां प्रश्न, उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। ए, रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। बी, भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है। सी, आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है। डी, कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता के लिए हुआ है। तो इसका उत्तर होगा ए, उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत कथन है कि रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है, शेष विकल्पों के कथन संगत हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम इस प्रकार बताया है। सुखमय जीवन 1911 भारत मित्र में पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915 इसमें सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। कफन कहानी के संबंध में असंगत है। ए, कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। बी, कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। सी, कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। डी, कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। इसका उत्तर होगा डी, कफन कहानी के संदर्भ में कहानी निर्दिष्ट प्रयत्न करती है, असंगत कथन है, शेष विकल्पों के कथन संगत हैं। कफन 1936 कहानी प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है तथा इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके 2 चरित्रों घीसू और माधव से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शरतचंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी।
पुरस्कार कहानी के संबंध में असंगत कथन है। ए, नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव। बी, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव। सी, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव। डी, देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व। इसका उत्तर होगा बी, पुरस्कार कहानी के संदर्भ में स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव असंगत कथन है। शेष विकल्पों के कथन संगत हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी में कर्तव्य और व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश और सेनापति। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। 122वां प्रश्न है, आगे की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम है। नीली हंसी, छाया, गैंग्रीन या अभिशापित। तो इसका उत्तर होगा सी, आगे की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम गैंग्रीन है। आगे की शुरुआती दौर की कहानियाँ स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति से लैस हैं, किंतु गैंग्रीन और पठार का धीरज आदि कहानियाँ रोमांस से युक्त नए यथार्थ पर आधारित हैं। रोज के बाद में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। आगे के प्रमुख कहानी संग्रह और चर्चित कहानियां हैं। कहानी संग्रह इनके विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, अमर वल्लरी 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961। और इनकी चर्चित कहानियां हैं मेजर चौधरी की वापसी, कवि प्रिया, रमनते तत्र देवता, नारंगिया, मनसो पुरुष का भाग्य, पुलिस की सीटी, रेल की सीटी, हजामत का साबुन, अकलंक, द्रोही आदि। आगे की कहानियों पर मुख्यतः दो विचारधाराओं का प्रभाव नजर आता है, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद तथा सार्त्र का अस्तित्ववाद। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, अंतस की अकलुष स्थिति, परब्रह्म की अनुभूति और पानी की भांति उलीचना। तो इसका उत्तर होगा डी, उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से पानी की भांति उलीचना व्यंजित नहीं है। शेष विकल्पों के कथन सत्य हैं। उजाले के मुसाहिब कहानी के रचनाकार विजयदान देथा हैं। विजयदान देथा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार हैं। इन्हें बिज्जी नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं राजा दीवान, दरबारी प्रजा, जैन मुनि। इस कहानी में वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है। कहीं न कहीं हमारी भारतीय व्यवस्था में गड़बड़ी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां अर्थात सामंतवादी सोच कहीं न कहीं हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। इस कहानी में उजाला ज्ञान का प्रतीक है और जैन मुनि जिस अंधकार को मिटाने की बात कहते हैं वह अंधकार ज्ञान रूपी अंधेरा है। यह अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। विजयदान देखा था कि प्रमुख रचनाएं हैं अनोखा पेड़, सचिव, बच्चों की कहानियाँ, बापू के 3 हत्यारे, आलोचना, साहित्य और समाज, निबंध, महामिलन, उपन्यास आदि। 124वां प्रश्न, टार्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? ए, लाल चींटियाँ, बी, चूहिया, सी, तिलचट्टा या डी, खटमल। तो इसका उत्तर होगा डी, मेरी तिब्बत यात्रा में राहुल सांकृत्यायन ने लाल चलित बिंदु खटमल के लिए प्रयुक्त किया है। शेष विकल्पों के कथन असत्य हैं। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 48, घुमक्कड़ साहस 48, यात्रा के पन्ने 52, एशिया के दुर्गम भूखंड 56, चीन में कम्यून 59, चीन में क्या देखा 60। 125वां प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है।
यहाँ आदमियों के लिए लोहे के सांकल पर चमड़े से बांधी लकड़ियों का झूला है। बी, यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। सी, यहाँ जानवरों के लिए तैर कर पार होना पड़ता है। डी, यहाँ मंगोलिया और कंसू चीन की ओर का प्रधान रास्ता है। तो इसका उत्तर होगा बी। मेरी तिब्बत यात्रा में फुनदो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है शामिल नहीं है। शेष विकल्पों के कथन सत्य हैं। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 इसमें लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व वायविक परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। राहु सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी भी कहा जाता है। राहु सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। ए, चिंगदोन प्रसाद में स्थित देवालय में। बी, फुनछोक होब्रड स्थित प्रासाद में। सी, शक्य के लह खंड छेनमो स्थित स्तूप में। डी, छुशोर्ग्यपोन गांव के देवालय में। तो इसका उत्तर होगा ए। राहु सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति चिदोंग प्रासाद में स्थित देवालय में दिखाई दी थी। इसमें लेखक ने तिब्बत के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहां मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। संलग्न विस्तृत चित्रमाला तिब्बत के पाठकों के सामने साकार कर देती है। नंगरचे गांव में भेटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था। ए, खच्चर के गले के घुंघरू का चाय में गिर जाना। बी, ठंडी जगह के कारण चाय का बेहद ठंडी हो जाना। सी, लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना। डी, खचे द्वारा चाय के प्याले को छू लेना। इसका उत्तर होगा सी। नंगरचे गांव में भेटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना था। महापंडित राहु सांकृत्यायन द्वारा मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। 1, लहासा से उत्तर की ओर। 2, चाड की ओर। तीसरा, शक्य की ओर। चौथा, जेनम की ओर। 5वां, नेपाल की ओर। लहासा की ओर। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ढ़ ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर एक का प्रयोग। इसका उत्तर होगा ए। आदिकालीन हिंदी के संबंध में संयोगात्मकता की ओर झुकाव उपयुक्त कथन नहीं है। शेष विकल्प के अन्य कथन सत्य हैं। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 इसके आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। हिंदी की 17 बोलियां का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबद्ध नहीं है? शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या पैशाची अपभ्रंश। तो इसका उत्तर होगा डी। हिंदी की 17 बोलियों का उद्भव पैशाची अपभ्रंश से संबद्ध नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्र की अधिकतर भाषाओं का विकास शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी आदि से हुआ है। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा आदि भाषाएं विकसित हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती का विकास हुआ है। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी का और खस अपभ्रंश से पहाड़ी का विकास हुआ। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया का और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, मेवाती, मालवी का, पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी, गढ़वाली का, पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का और बिहारी हिंदी से भोजपुरी, मगही और मैथिली का। 130वां प्रश्न है, ब्रजभाषा का स्थायी रूप नहीं है। जदोबाटी, डांगी, सिपाड़ी, सिकरवाड़ी। इसका उत्तर होगा सी। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप सिपाड़ी नहीं है। शेष विकल्पों के कथन सही हैं। ब्रजभाषा शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है।
ब्रज का अर्थ है पशुओं में गायों का समूह या चारागाह। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रजभाषा। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकालीन में भाखा नाम से मिलता है। भुक्खा, अंतर्वेदी, डांगी, जद्दोबाटी, सिकरवाड़ी आदि ब्रजभाषा की मुख्य उपबोलियां हैं। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ब्रजभाषा का बोली क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली। 131वां प्रश्न है, भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। ए, दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। बी, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। सी, भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। डी, भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है। इसका उत्तर होगा बी, भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। शेष विकल्पों के अन्य कथन सत्य हैं। भोजपुरी बोली का विकास मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। भोजपुरी बोली के लिए देवनागरी, वर्तमान व कैथी ऐतिहासिक लिपि का प्रयोग होता है। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से हिंदी की सबसे बड़ी बोली है और भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र है भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस आदि। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली। इसका उत्तर होगा ए, चंदायन को अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को 1979 इसको अवधि की प्रथम काव्य कृति तथा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोक कथा नाम से संबोधित किया है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना व विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है। ख ध्वनि के लिए प्रचलित राजस्थानी साहित्य में प्रायः श लिपि का प्रयोग होता है। बी है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध सौरसेनी के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं। सी, राजस्थानी को मरुभाषा, मरुबानी आदि कहा गया है। डी, राजस्थानी भाषाभाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक सीमित हैं। तो इसका उत्तर होगा डी, राजस्थानी भाषा के संबंध में राजस्थानी भाषाभाषी सीमित है, असंगत कथन है। शेष विकल्पों के अन्य कथन सही है। राजस्थानी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा मानी जाती है। यह राजस्थान, मालवा जनपद, सिंध तथा पाकिस्तान से पंजाब तक फैली हुई है। राजस्थानी हिंदी भाषा ट वर्ग की बहुला उपभाषा है। इसमें पुल्लिंग एक वचन प्रायः ओकारांत होते हैं, जैसे हुक्को, तारो आदि। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में आ का प्रयोग होता है, जैसे तारा, राता आदि। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है मुहड़ोत नरसिरी ख्यात। बी, पृथ्वीराज रासो। सी, अचलदास खींची की वचनिका। डी, पाबूजी रा दुहा। इसका उत्तर होगा बी, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो है। शेष विकल्प गलत हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदबरदाई हैं। पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए हुआ था। इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती या ढूंढाड़ी। तो इसका उत्तर होगा ए, उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली मेवाती है। शेष विकल्पों के अन्य कथन गलत है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, ढूंढाड़ी या हाड़ौती मेवाती।
या हड़ौती मेवाती की एक मिश्रित बोली अहीरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिम क्षेत्र आदि में बोली जाती है। राठी, नहरे, कठर, गुजरी आदि मेवाती की अन्य उपबोलियां हैं। ढूढ़ाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता है। जयपुरी बोली, झालसाही बोली, अहीरवाटी, कई कुई की बोली। इसका उत्तर होगा सी। ढूढ़ाड़ी बोली को अहीरवाटी बोली के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि अहीरवाटी बोली मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। रतलाम, देवास, उज्जैन या रायपुर। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र रायपुर नहीं है। रतलाम, देवास, उज्जैन मालवी बोली का क्षेत्र है। मालवी बोली का क्षेत्र राजस्थान के झालवाड़, कोटा, प्रतापगढ़ तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के विभिन्न भागों मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में शामिल है। वांगड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली है। पंजाबी, बघेली, ब्रज, गुजराती। तो इसका उत्तर होगा डी। वांगड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली गुजराती है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 345। तो इसका उत्तर होगा बी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है, शेष विकल्प गलत हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 343 में यह भी वर्णित है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद में यह संकेत भी किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी या अवधी। तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। शेष विकल्प गलत हैं। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैं। खड़ी बोली कौरवी का क्षेत्र है। बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वरूप के रूप में सम्मिलित नहीं किए जाने वाला लिपि चिन्ह है ख, ल, री और ड़। तो इसका उत्तर होगा सी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत स्वरूप में सम्मिलित नहीं किए जाने वाला लिपि चिन्ह री है। शेष विकल्पों के उत्तर सही हैं। ख, ल और ड़ देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत स्वरूप में सम्मिलित किए गए हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा किया गया था। हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना, शब्दावलियों को प्रकाशित, परिभाषित शब्दकोश एवं विश्वकोश तैयार करना आदि। और ये उद्देश्य 21 दिसंबर 1960 को किया गया था। 142वां प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कठिन संधियों से बचने के लिए सामान्यतः तत्पुरुष समासों में सा जैसा आदि के पूर्व, द्वंद्व समास में पदों के मध्य। इसका उत्तर होगा बी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग सामान्यतः तत्पुरुष समासों में नहीं किया जाना चाहिए। शेष विकल्पों के अन्य कथन सही हैं। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूत तत्व। सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है।
खड़ी पाई वाले व्यंजनों को का संयुक्त रूप खड़ी पाई को काटकर बनाया जाना चाहिए। बी, पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। सी, द व ह के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाए जाएं। डी, तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। इसका उत्तर होगा डी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। शेष विकल्पों के अन्य शब्द सही हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाना चाहिए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। द, व और ह संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाया जाए। हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है बुढ़ा, चाहिए, अस्थाई या वांगमय। तो देखिए, हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द अस्थाई है। शेष विकल्प सही है। अस्थाई का शुद्ध शब्द होगा अस्थाई, यानी कि य वाला यह लिख करके ई की मात्रा लगाई जाएगी, न कि बड़ी ई लिखी जाएगी। बुढ़ा, चाहिए और वांगमय शुद्ध शब्द है। किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं? ए, परास्त, परामर्श, पराग। बी, पराश्रय, पराभव, परायण। सी, परावर्त, परार्थ, पराक्रम। डी, पराजय, परासर, पराधीन। तो इसका उत्तर होगा ए, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द परास्त, परामर्श, पराग हैं। अन्य विकल्प सही नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? ए, राघव, कौरव, लाघव। बी, पुष्पित, हर्षित, पल्लवित। सी, शैव, पार्थिव, गौरव। डी, काश्यप, वासुदेव, पार्थ। इसका उत्तर होगा डी, विकल्प डी के सभी शब्द काश्यप, वासुदेव, पार्थ संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं। किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं? अधोगति, स्वागत, षडानन। मनोयोग, देवेंद्र, सदानंद। सी, वार्तालाप, चंद्रोदय, देवर्षि। डी, महोत्सव, वयोवृद्धि, प्रमाण। तो इसका उत्तर होगा सी के सभी शब्द वार्तालाप, चंद्रोदय, देवर्षि स्वर संधि से निर्मित हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? हर दिन, आशातीत, कविश्रेष्ठ। बी है गृहस्थ, हरफनमौला, कपड़छन। सी है हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास। डी है राजपुत्र, अकाल पीड़ित, हाथों हाथ। तो इसका उत्तर होगा बी, विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास के हैं, जैसे गृहस्थ, हरफनमौला, कपड़छन से निर्मित हैं। वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। ए, वाक्य के मुख्य दो अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। विधेय सही है। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। सी, जिस वाक्य में एक उद्देश्य है वह एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। डी, रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी, वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। शेष विकल्पों के कथन सही हैं। तो देखिए, वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, अंग या अव्यय होते हैं, जिसे उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है में इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया था, ये उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है, जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलता है विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य। 150वां प्रश्न है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, संबंध बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संदेह सूचक। इसका उत्तर होगा ए,
अर्थ के अनुसार संबंध बोधक वाक्य का प्रकार नहीं है। शेष विकल्पों के अन्य कथन सही हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठवां संदेहवाचक वाक्य, सातवां विस्मयवाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक वाक्य। वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व अनिवार्य होते हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। तो ये कुल 150 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और अपने विचार तथा अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।